Assalamu alaikum. Welcome to my today's lecture that is on intermediate filaments. जैसा कि हम सब जानते हैं कि intermediate filaments are one of the component of the cytoskeletal element of the cells. जो सेल के साइटोस्केलेटन होते हैं वो 3 कंपोनेंट पे मुश्तमिल होते हैं: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, they are called intermediate because their diameter or the size ranges in between the size of the microtubule and microfilaments. माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो साइज़ है वो होता है 25 नैनोमीटर और माइक्रोफिलामेंट का साइज़ होता है 7 नैनोमीटर। और इस तरह से इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो साइज़ है वो इन बिटवीन होता है 8 to 10 नैनोमीटर्स। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट होते हैं बायोकेमिकली। मीन्स कि ये हेट्रोजेनस इन नेचर होते हैं। और ये डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कोडेड बाय द 17 डिफरेंट जीन्स। तो हमने जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स में और माइक्रोफिलामेंट में पढ़ा था कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जो हैं वो सिंगल टाइप के सब यूनिट से मिलके बनते हैं, जो कि पॉलीमराइज होके इधर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं। इन केस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट जो थे वो ट्यूब्यूलेंस थे, और and in case of microfilament the subunits are globular actin. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं बायोकेमिकली। मीन्स कि दे आर हेट्रोजेनस इन नेचर। और ये हेट्रोजेनेसिटी क्यों होती है? बिकॉज दे आर फॉर्म बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट्स कोडेड बाय द 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जीन्स। हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स में और माइक्रोफिलामेंट्स में पढ़ा था कि ये दोनों जो होते हैं सिंगल टाइप के प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बनते हैं। इन केस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन सब यूनिट ट्यूब्यूलिन था, और इन केस ऑफ माइक्रोफिलामेंट जो प्रोटीन सब यूनिट थे जो कि पॉलीमराइज होकर माइक्रोफिलामेंट बना रहे थे वो एक्टिन थे। तो यानी कि सेम टाइप के मोनोमर्स से या प्रोटीन सब यूनिट थे जो पॉलीमराइज हो रहे थे, और देन या तो माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे थे या माइक्रोफिलामेंट बना रहे थे। जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट में जो सब यूनिट्स होते हैं जो कि पॉलीमराइज होके फाइनली इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि कोई सिंगल टाइप का नहीं होता। और ड्यू टू दिस हेट्रोजेनिसिटी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू 6 डिफरेंट टाइप्स, जो कि अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या है कि दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ and are resistant to compression, bending and twisting forces. टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी सेल की एबिलिटी टू बेयर द मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी कि अगर कोई सेल है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई बेंडिंग फोर्स है या कोई कंप्रेशन फोर्स है, तो वो सेल जो है कितना उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है विदाउट बीइंग रप्चर्ड, यानी कि वो रप्चर हुए बगैर वो कितना स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारी स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स हैं, जब हम अपने बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को, फॉर एग्जांपल के जैसे फोर आर्म है, इसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं या फिर हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हमारे जो स्किन के एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो रप्चर नहीं होते। और इसकी वजह क्या होती है कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ इसकी वजह ये होती है कि एपिथेलियल सेल्स के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये एपिथेलियल सेल्स हैं। अब अगर इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो अगर कि इनके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि ये रप्चर हो जाएंगे या डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ बेयरिंग स्ट्रेसेस। अच्छा, इसकी जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि सब यूनिट एक्सचेंज अकर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये इसका एक एंड है और ये इसका सेकंड एंड है। तो अब क्या होता है कि जो सब यूनिट एक्सचेंज है मीन्स के एडिशन और रिमूवल ऑफ द सब यूनिट्स।
अकर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट सभी यूनिट्स जो होते हैं जो कि पॉलीमराइज हो रहे होते हैं या डीपॉलीमराइज हो रहे होते हैं, तो वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट होती है। जबकि इन केस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, ये जो सब यूनिट एक्सचेंज है मेनली इनके एंड्स पे होती है। कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस। अमीनो एसिड सीक्वेंस मीन्स कि अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस है जो कि आगे जाके प्रोटीन सब यूनिट बना रहा है, क्योंकि यही अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है कि विच फॉर्म द डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट जो कि पॉलीमराइज होकर फाइनली इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। तो इस डिफरेंस की वजह से इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होते हैं। अब वो टाइप्स क्या क्या है? सबसे पहली टाइप जो है टाइप 1 एंड टाइप 2 कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ द केराटिन प्रोटीन्स। अच्छा, ये प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? एसिडिक एंड न्यूट्रल बेसिक प्रोटीन्स, एंड दिस प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं इन द एपिथेलियल सेल्स में। टाइप 3 में कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट शामिल होते हैं? वाइमेंटिन, डेस्मिन्स, ग्लियल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल्स। वाइमेंटिन जो होते हैं मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन द स्मूथ मसल सेल्स, फिब्रोब्लास्ट एंड वाइट ब्लड सेल्स, जबकि डेस्मिन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन द स्मूथ मसल्स। ग्लियल प्रोटीन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं ग्लियल सेल्स में, एंड पेरिफेरल्स जो है प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल न्यूरॉन्स में। देन टाइप 4 में न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं न्यूरोफिलामेंट, लो, मीडियम एंड हाई, और ये प्रेजेंट होते हैं इन द एक्सॉन्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स। टाइप 5 जो है न्यूक्लियर लैमिन, जो कि पार्ट होते हैं न्यूक्लियर लैमिना का। एंड टाइप 6 में जो है नेस्टिन्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द जर्म सेल्स। नाउ कमिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं। अच्छा, सब यूनिट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इज़ नोन एज अल्फा हेलिकल रॉड विद द 2 टर्मिनल C and N। हमने माइक्रोट्यूब्यूल में भी पढ़ा था और माइक्रोफिलामेंट में भी पढ़ा था कि दे कंसिस्ट ऑफ द सब यूनिट, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूब्यूलिन था और माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन था। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो सब यूनिट है इसको हम अल्फ़ा हेलिकल रॉड कहते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमने रफली जो है अल्फ़ा हेलिकल रॉड को ड्रॉ किया है। इसके 2 टर्मिनल हैं, एक जो है N टर्मिनल है और जो सेकंड है वो C टर्मिनल है। अच्छा, बेसिकली ये अल्फ़ा हेलिकल रॉड है क्या कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि बनी है अमीनो एसिड से। हम सब जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो इसी तरह से ये अल्फ़ा हेलिकल रॉड जो है ये भी डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलके बना है। अच्छा, ईच अल्फ़ा हेलिक्स इज़ मेड अप ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ 7 अमीनो एसिड्स, जिनको कि हम हेप्टेट रिपीट्स कहते हैं। यानी कि हर अल्फ़ा हेलिकल रॉड के अंदर डिफरेंट जो है रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं 7 अमीनो एसिड्स के जो कि हेप्टेट रिपीट्स कहलाते हैं। ये अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है बेस है, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर होते हैं, जबकि डिफरेंट होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं बायोकेमिकली ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो यही वो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का कि जो डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट में डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम इनकी अरेंजमेंट देखेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं वो अरेंज किस तरह से होते हैं कि जैसे कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है अल्फ़ा हेलिकल रॉड का, तो इसको हम मोनोमर कहेंगे, यानी क्योंकि ये सिंगल है तो इसलिए मोनोमर कहलाएगा ये। तो जब 2 मोनोमर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है? डायमर। देन अच्छा, डायमर जो है इनके दोनों के जो एंड्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि जो C टर्मिनल है वो फेस करेगा दूसरे डायमर के C टर्मिनल को, और N टर्मिनल जो है वो फेस करेगा दूसरे डायमर के N टर्मिनल को। देन 2 डायमर जो है वो आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनेगा रिजल्ट में? टेट्रामर। अच्छा, टेट्रामर में क्या डिफरेंस है कि इसके जो है अपोजिट एंड्स होंगे या फिर चार्ज होंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि मोनोमर में जब वो कंबाइन होकर डायमर बना रहे हैं तो C टर्मिनल जो है एक मोनोमर का वो फेस कर रहा है दूसरे मोनोमर के C टर्मिनल को,
और एन टर्मिनल जो है वो फेस कर रहा है दूसरे मोनोमर के एन टर्मिनल को। लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है डायमर की, जब डायमर से कंबाइन होता है और टेट्रामर बनता है तो ये अरेंजमेंट जो होती है अपोजिट हो जाती है, यानी कि एक डायमर का सी टर्मिनल दूसरे का एन टर्मिनल। और यही वजह है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं डोंट हैव पोलैरिटी। तो इसी की वजह से, क्योंकि इनके दोनों साइड पे कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, तो इस वजह से ये इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती है। देन टेट्रामर जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं एंड टू एंड, और इस तरह से प्रोटोफिलामेंट बनते हैं। और प्रोटोफिलामेंट जो हैं वो कॉइल होते हैं विद ईच अदर, यानी कि जस्ट लाइक एक रोप होती है ना, रोप के अंदर डिफरेंट थ्रेड जो होते हैं वो एक के ऊपर एक कॉइल हुए होते हैं। तो इसी तरह से प्रोटोफिलामेंट जो है वो कॉइल हो जाते हैं और फाइनली इंटरमीडिएट फिलामेंट बनता है। चलें, कहाँ चलना है? बोलो गाना गाओ, डांस करो, मजा दिखाओ अपने मेरे को। चले, सही आ रही हूँ? सही बन रही है? हाँ। जब सही है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो बेसिक यूनिट है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, इट्स अ अल्फा हेलिकल रॉड। तो अल्फा हेलिकल रॉड बेसिकली क्या है? ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है मेड अप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। इसके दो टर्मिनल होते हैं लाइक अदर पॉलीपेप्टाइड चेन, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट में अब क्या होगा कि जो सिंगल अल्फा हेलिकल रॉड चेन है तो ये मोनोमर कहलाती है। तो जब दो अल्फा हेलिकल रॉड जो हैं आपस में कंबाइन होंगे, यानी कि दो मोनोमर कंबाइन होंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डायमर कहलाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कॉइल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसके जो दोनों एंड होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि दोनों मोनोमर का जो एंड टर्मिनल है वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सी टर्मिनल है वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी कि ये पैरेलल अरेंजमेंट है। इसके बाद क्या होगा कि जो डायमर है, तो दो डायमर आपस में कंबाइन होंगे एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपस में कंबाइन होंगे। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा टेट्रामर। अब इसमें क्या है कि जो एक डायमर है उसका एन टर्मिनल और दूसरे डायमर का सी टर्मिनल एक दूसरे को फेस कर रहा है। इसी तरह अपोजिट साइड पे जो एक डायमर है उसका सी टर्मिनल और दूसरे डायमर का एन टर्मिनल एक दूसरे को फेस कर रहा है। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द टेट्रामर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि टेट्रामर जो हैं वो अरेंज होंगे, एंड टू एंड अरेंजमेंट होगी, यानी कि ये एक टेट्रामर है, ये दूसरा टेट्रामर है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा प्रोटोफिलामेंट। और फाइनली जो है प्रोटोफिलामेंट जो है एक दूसरे के साथ में इनकी इस तरह से अरेंजमेंट होगी, जस्ट लाइक ए थ्रेड ऑफ द रोप। जो एक रोप होती है उसके अंदर जो धागे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बुंड होते हैं अराउंड, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से उनकी अरेंजमेंट होती है तो इस तरह से अरेंज होंगे और फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट का। तो एक इंटरमीडिएट फिलामेंट में अराउंड 8 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। अब हम इसके फंक्शन देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को बाय प्रोवाइडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमने पढ़ा था कि ये थोड़े से मतलब हार्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से, और अराउंड पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। ये दे हेल्प द सेल्स टू एंकर विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच होने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा एंकर न्यूक्लियस एंड द अदर ऑर्गेनल्स इन प्लेस, यानी कि जो दूसरा न्यूक्लियस हो गया या अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं उनको उनके प्लेस के ऊपर फिक्स रखते हैं। इसके अलावा मॉनिटर करते हैं शेप ऑफ द सेल्स। अच्छा, इनकी लोकेशन क्या है? मोस्टली जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है साइटोप्लाज्मिक होते हैं, जबकि एक वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट दैट इज़ द टाइप 5, जिनको कि हम न्यूक्लियर लेमिन्स भी कहते हैं। तो ये जो होता है ये इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट देखें तो जैसे कि ये हमारा एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है अराउंड द न्यूक्लियस, और ये यहाँ से अराउंड होल साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अप टू द सेलुलर मेम्ब्रेन, इस तरह से करके होते हैं। और इसी तरह से जो न्यूक्लियर इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं यानी कि न्यूक्लियर लैमिन्स, तो वो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, जो कि न्यूक्लियर लैमिना की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके साथ ही लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।